गायत्री। मुंबई का शोर और एक खामोश सपना। मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में 29 वर्षीय आर्किटेक्ट आर्यन मल्होत्रा अपनी आलीशान बालकनी में खड़ा था। हाथ में वाइन का गिलास था, लेकिन मन में बेचैनी का समुद्र। बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन आर्यन की आंखों में अंधेरा छाया था। पिछले 6 महीनों से उसे नींद नहीं आती थी। जब भी वो आंखें बंद करता, एक ही सपना उसे घेर लेता। सपने में वो खुद को एक संकरी पथरीली गली में भागता हुआ पाता। उसके पैर नंगे होते और सांसें उखड़ी हुई। पीछे घोड़े की टापों की आवाज आती, टप टप टप। वो भागते हुए एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचता, जिसे धक्का देते ही एक विशाल आग का गोला उसे अपनी चपेट में ले लेता। और आग के उस शोर के बीच एक बहुत ही कोमल, दर्द भरी आवाज गूंजती, तुम नहीं आ सके, तुम नहीं आए। आर्यन पसीने से तरबतर होकर जाग जाता। उसे समझ नहीं आता कि वो आवाज किसकी थी, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि आर्यन का दिल हकीकत में दुखने लगता। उसके मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर समीर ने इसे वर्क स्ट्रेस कहा, लेकिन आर्यन जानता था कि यह तनाव नहीं, बल्कि एक बुलावा है। तभी उसकी फर्म को राजस्थान के देवगढ़ में 200 साल पुरानी नीलकमल हवेली को रेनोवेट करने का प्रोजेक्ट मिला। जैसे ही आर्यन ने उस फाइल को खोला और हवेली की पहली तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। ये वही भारी लकड़ी का दरवाजा था जो उसे सपने में दिखता था। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये उसकी नियति थी। वीरान हवेली और अनदेखा एहसास। देवगढ़ पहुंचते ही आर्यन को लगा जैसे समय पीछे खिसक गया है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी वो हवेली अपनी उदासी में भी खूबसूरत थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही आर्यन के नथुनों में रात की रानी के फूलों की महक आई, जबकि वहां आसपास कोई बगीचा नहीं था। हवेली की देखभाल करने वाला 70 साल का बूढ़ा चौकीदार काका रामदीन उसे गेट पर मिला। रामदीन ने जब आर्यन को गाड़ी से उतरते देखा तो उसकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई। वो बड़बड़ाया, छोटे सरकार, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने पूछा, आपने कुछ कहा काका? रामदीन ने बात घुमा दी, जी नहीं साहब, बस आपको देखकर किसी की याद आ गई। अंदर आइए, हवेली बरसों से आपके जैसे किसी पारखी का इंतजार कर रही थी। आर्यन ने हवेली का मुआयना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि उसे नक्शे की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसे बिना बताए पता था कि बाईं तरफ रसोई है और सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जैसे उसके पैर खुद ब खुद रास्ता ढूंढ रहे हों। शाम को हवेली के इतिहास को समझाने के लिए लोकल म्यूजियम की क्यूरेटर ईशा सिंह वहां आई। ईशा ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी और उसके बालों में मोगरे का गजरा था। जैसे ही आर्यन और ईशा की नजरें मिलीं, वक्त थम गया। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था। आर्यन को लगा जैसे उसने ईशा को सदियों से जाना है, और ईशा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा, जैसे उसे अचानक ठंड लग गई हो। नमस्ते मिस्टर आर्यन, ईशा ने कहा, लेकिन वो उसकी आंखों में देखने से कतरा रही थी। सिर्फ आर्यन कहिए, आर्यन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अनजानी नरमी थी। ईशा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? ईशा ने न में सिर हिलाया। मुमकिन नहीं, मैं देवगढ़ से बाहर कभी नहीं गई। इतिहास के पन्नों में दबी राख, 1945। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन और ईशा काम के सिलसिले में करीब आने लगे, लेकिन हवेली का वातावरण भारी होने लगा था। आर्यन को अक्सर हवेली के गलियारे में किसी के चलने की आवाज आती, और ईशा को अक्सर जलने की गंध आती थी, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। आर्यन और ईशा हवेली की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें देख रहे थे। बिजली कड़की, और अचानक आर्यन के दिमाग में एक तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वर्तमान धुंधला हो गया और 1945 का साल जिंदा हो उठा। 1945। उसका नाम आर्यन नहीं, माधव था। वो एक बेहतरीन चित्रकार था जिसे रंगों से खेलने का जुनून था। और वो लड़की ईशा नहीं, राजकुमारी गायत्री थी, देवगढ़ रियासत की इकलौती वारिस।
माधव को महल में गायत्री का पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाया गया था। उन दिनों पर्दा प्रथा थी, इसलिए माधव और गायत्री के बीच एक झीना पर्दा होता था, लेकिन वो पर्दा उनके प्रेम को रोक नहीं सका। माधव की बातों और उसकी कला ने गायत्री का दिल जीत लिया था, जो अपने सोने के पिंजरे में कैद थी। वे अक्सर हवेली के पीछे पुराने शिव मंदिर में छुप कर मिलते थे। माधव, मेरे पिता मेरा विवाह पड़ोसी राज्य के क्रूर जागीरदार विक्रम सिंह से तय कर चुके हैं, गायत्री ने रोते हुए कहा था। माधव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा था, मैं तुम्हें उस दानव के पास नहीं जाने दूंगा गायत्री। हम भाग चलेंगे बनारस, वहां मेरी कला की कद्र होगी और हमारे प्रेम की भी। लेकिन उनकी योजना का पता विक्रम सिंह को चल गया। विक्रम सिंह को गायत्री से प्रेम नहीं, बल्कि उसके राज्य और सुंदरता पर अधिकार चाहिए था। कयामत की रात आर्यन को वो आखिरी रात याद आने लगी। अमावस्या की रात थी। माधव और गायत्री को हवेली के गुप्त तहखाने, जहां माधव अपना सामान रखता था, से भागना था। लेकिन जब माधव वहां पहुंचा तो विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ वहां पहले से मौजूद था। तुम एक मामूली रंगरेज एक राजकुमारी के सपने देख रहा है, विक्रम ने हंसते हुए कहा और सैनिकों को आदेश दिया। उन्होंने माधव को बुरी तरह पीटा और उसे उसी तहखाने में खंभे से बांध दिया। फिर विक्रम ने जो किया वह शैतानी था। उसने पूरे तहखाने में मिट्टी का तेल छिड़क दिया। तभी गायत्री वहां दौड़ती हुई आई। उसने विक्रम के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई, उसे छोड़ दो, मैं तुमसे विवाह करूंगी। लेकिन विक्रम की आंखों में खून सवार था। अब बहुत देर हो चुकी है प्रिय, यह जलकर राख होगा और तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। विक्रम ने माचिस जलाई और आग लगा दी। फिर वह गायत्री को घसीटते हुए बाहर ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर माधव आग की लपटों में घिर गया था। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने कैनवास पर था। गायत्री की अधूरी तस्वीर। उसने जलते हुए भी कसम खाई थी, मैं लौटूंगा, यह कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। गायत्री, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बाहर गायत्री ने अपनी चीखों से महल हिला दिया था, और जब उसे पता चला कि माधव अब नहीं रहा, तो उसी रात उसने महल की सबसे ऊंची छत से कूदकर जान दे दी थी। विक्रम सिंह का अहंकार धरा का धरा रह गया। न उसे गायत्री मिली, न देवगढ़ का सुकून। सत्य का साक्षात्कार आर्यन होश में आया तो उसका सिर ईशा की गोद में था। ईशा रो रही थी। आर्यन के मुंह से अनजाने में निकला, गायत्री। ईशा का हाथ रुक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्या बुलाया? आर्यन उठकर बैठा। उसकी आंखों में अब आर्किटेक्ट आर्यन की नहीं, बल्कि प्रेमी माधव की तड़प थी। तुम्हें याद नहीं आया ईशा, वो आग, वो वादा, विक्रम सिंह। जैसे ही विक्रम सिंह का नाम लिया गया, ईशा को पैनिक अटैक आने लगा। उसे हमेशा ऊंचाई से डर लगता था, एक्रोफोबिया, और उसे हमेशा लगता था कि उसका दम घुट रहा है। उसे सब याद आ गया, उसका कूदना, हवा का वह झोंका और आखिरी विचार, माधव। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब बीच में कोई पर्दा नहीं था। दोनों रो पड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। यह मिलन दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो भटकती हुई रूहों का था, जो 80 साल बाद मिली थीं। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने कहा, मुझे उस जगह जाना होगा। कहां? ईशा ने पूछा। तहखाने में। वह तस्वीर, मेरी आत्मा का एक हिस्सा आज भी वहीं फंसा है। वे दोनों काका रामदीन के पास गए। रामदीन ने जब उनकी बातें सुनी तो उसने हाथ जोड़ लिए। मैं जानता था छोटे सरकार, मेरे दादाजी बताते थे कि उस रात तहखाने से चीखें नहीं, कसमों की आवाज आई थी। रामदीन उन्हें उस बंद तहखाने के पास ले गया जिसे दशकों से नहीं खोला गया था। ताला तोड़ा गया। अंदर धूल और जले हुए लकड़ी के मलबे के अलावा कुछ नहीं था। हवा बदबूदार थी। आर्यन सीधे एक कोने में गया, जहां एक लोहे का संदूक मलबे के नीचे दबा था। उसने ईशा की मदद से उसे निकाला। संदूक खोला गया। अंदर माधव के ब्रश, कुछ सूखे हुए रंग और एक कैनवास था जो कपड़े में लिपटा हुआ था। कपड़ा जल गया था, लेकिन कैनवास का बीच का हिस्सा सुरक्षित था। उस पर गायत्री की तस्वीर थी, बेहद खूबसूरत, सजीव, लेकिन अधूरी। तस्वीर में गायत्री की मांग सूनी थी, जिसे माधव सिंदूर के रंग से भरने वाला था। तभी विक्रम आ गया था।
आर्यन ने अपनी जेब से एक लाल रंग का मार्कर, जो वह साइट मार्किंग के लिए रखता था, निकाला। उसका हाथ कांप रहा था। ईशा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। दोनों ने मिलकर उस कैनवास पर गायत्री की मांग में लाल रंग भर दिया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया, खिड़कियां खड़खड़ाईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। वह भारीपन, वह बेचैनी, वह डर, सब कुछ हवा में विलीन हो गया। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके कंधों से सदियों का बोझ उतर गया हो। नई शुरुआत 1 साल बाद। नीलकमल हवेली अब एक आलीशान हेरिटेज होटल बन चुकी थी, लेकिन उसका तहखाना अब एक आर्ट गैलरी था। गैलरी के बीचों बीच वह अधूरी, अब पूरी तस्वीर कांच के फ्रेम में लगी थी। उसके नीचे लिखा था, प्रेम मरता नहीं, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है, माधव और गायत्री की स्मृति में। आर्यन और ईशा ने उसी हवेली के प्रांगण में शादी की। अग्नि के फेरे लेते समय उन्हें न आग से डर लगा, न भविष्य से। उन्होंने जान लिया था कि आग सिर्फ जलाती नहीं, पवित्र भी करती है। रामदीन काका दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए, अब आप चैन से सो सकते हैं विक्रम सिंह। वे जीत गए। जिस्म बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन जो वादे रूह से किए जाते हैं, उन्हें निभाने के लिए कायनात आत्मा को दोबारा धरती पर भेजती है। यही पुनर्जन्म है।